आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दिफाई शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, फजाई दिफा, इंसदादी दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन में अहम किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म के हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात शुरू करने का फैसला। माजूर शहरियों, दिमागी फालिज, मसनूई आज़ा के लिए साजो सामान की तैयारी पर काम करने वाले इदारों की मदद की जाएगी। खुसूसी व्हील चेयर्स, दीगर माजूर शहरियों की मदद के लिए आलात पाकिस्तान में कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। सरबराह वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म। सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 14 अजला में वोट डालने का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 788 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नौजवानों को मुनशियात से बचाने के लिए मजबूत आज़म के साथ काम करना होगा। हमें मिलकर मुनशियात से पाक पाकिस्तान के हुसूल के मिशन को आगे बढ़ाना है। मुनशियात की लानत पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुनशियात के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। दौरे श्रीलंका की तैयारियों के लिए पिंडी स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप। पहले रोज खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस, दूसरे और तीसरे रोज वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 6 शो के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन व अमान का यकीनी होना एक बुनियादी तकाज़ा है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क भर में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। लाहौर में अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में अवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफ़िक है और अपनी मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने फैटफ शराइत की तकमील के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज समेत सऊदी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी ताल्लुकात और अस्करी शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुश्तरका तरबियत, फ़ज़ाई दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, मवासलात और इत्तलात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दिफाई ताउन में अहम किरदार अदा करने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान में हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात शुरू करने का फैसला किया गया है। सरबराह वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी ने एक बयान में कहा कि इब्तदाई तौर पर माजूर शहरियों, सेरेब्रल पॉलिसी और मसनूई आज़ा के लिए साजो सामान की तैयारी पर काम करने वाले इदारों की मदद की जाएगी और उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। सलमान सूफी ने कहा कि सेरेब्रल पॉलिसी से मुतासिर मरीजों की तालीम और तरबियत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर राइज म्यूज़िक थेरेपी जैसे इक़दामात भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। बयान में मज़ीद कहा गया कि दिमागी फॉलिज के मरीजों के लिए खुसूसी व्हील चेयर्स, दीगर माजूर शहरियों की मदद के लिए आलात पाकिस्तान में कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे ताकि ये आम शहरियों की दस्तरस में हो। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स ने कहा कि हुकूमत माजूर शहरियों को उनकी नकलो हरकत के लिए दरकार अहम सामान को सब्सिडी पर फराहम करने के लिए भी इक़दामात करेगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी साहब। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस हवाले से हमें कुछ अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसमें एक हाई लेवल जो है वो एक रिसर्च करवाई थी, जिसके बाद इस चीज़ को असेस किया गया कि जो हमारे मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ख़ास तौर पे उन सिटीजन की हेल्थ केयर नीड्स के लिए कि जिनको इस तरह की असिस्टिव डिवाइसेस, व्हील चेयर और उनके और काफ़ी मसले होते हैं न्यूट्रिशन के, कि वो जब मुंह से खाना नहीं खा सकते, तो उसके एक कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो उसको टैकल करने के लिए अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर के, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उसके 3 मकसद होंगे। एक तो कि जो खसूसी अफराद के लिए जो व्हील चेयर्स होती हैं, जो उनके लिए कस्टमाइज होती हैं, वो पाकिस्तान में डेवलप हों और जिसके लिए जो है वो इतनी अफोर्डेबल हों कि उनको गवर्नमेंट सब्सिडी पे भी दे सके और लोग उनको वैसे भी अफोर्ड कर सके। और सेकंड जो है, इनकी जो सेशंस होते हैं, इनकी जो एजुकेशन, वो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं दुनिया में कि जिनको अडॉप्ट किया जाएगा ताकि इनकी स्पेशल स्कूल्स डेवलप हों, जिस तरह ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जिस तरह सेरेब्रल पॉल्जी के बच्चे हैं। तो उसमें म्यूजिकल सेशंस के अलावा और भी किस किस्म के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अब पॉलिसी में आ गई हैं और अब इसमें इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सलमान साहब, मैंने जब ये देखा कि म्यूज़िक थेरेपी जैसे इक़दामात भी होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर, जानकर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस हवाले से? जी बहुत अच्छा। आई मीन लाइक ये इसीलिए हमने इसको डिज़ाइन किया क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो कि कभी जिन पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि वज़ीर आज़म की इस पर खुद तवज्जो है इन चीज़ पे कि निगलेक्टेड जो आपका तबका है उसको उसके ऊपर अटेंशन पे की जाए। तो इसलिए जो है वो ये म्यूज़िक थेरेपी जो है ये जब इंट्रोड्यूस की जाएगी तो आप इसे देखेंगे, इससे बहुत इफेक्टिव फ़र्क आएगा क्योंकि जो लोग नॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो नहीं ले सकते, उनके लिए इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इससे उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और उनकी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ इन द रीजन के जो इस तरह की चीज़ें जो है सरकारी लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाएगा। अच्छा सलमान साहब, इसके अंदर हमने ये भी जाना कि जो दिमागी फॉलिज के मरीज़ होंगे या जिनका जिस्म जो है वो काम नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ दिमाग काम कर रहा है, उनके लिए जो एक स्पेसिफिक किस्म की जो व्हील चेयर्स होती हैं या दूसरे जो इक्विपमेंट है वो भी उनके लिए जो है वो मेंटेन किया जाएगा। पाकिस्तान में इससे पहले गालिबन ये काम नहीं होता था, उसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ गैप भी होगा, तो उस गैप को किस तरह से कवर किया जाएगा? क्या गैर मुल्क की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद ली जाएगी या एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी? इस हवाले से भी हमें कुछ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पहले इस पे इस तरह का कोई काम नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली इस पे तवज्जो भी नहीं दी गई, तो इसलिए जो ज़्यादातर व्हील चेयर्स और जो लोग बिल्कुल ही मोबाइल नहीं हैं, जो मूव नहीं कर सकते,
उनका जो है उनको इम्पोर्टेड ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती जो कि ऑब्वियसली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका जो गैप है कि जिन लोगों के पास नहीं है, हम लोकल इंडस्ट्री और लोकल जो मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने पे काम किया जा रहा है कि उनको अगर कोई पार्ट्स इसमें चाहिए तो उनको ड्यूटी फ्री और उनको टैक्स भी छूट मिल जाए ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को स्टेबलाइज कर सकें। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन चीज़ों को मेक श्योर किया जाए कि जो इदारे हैं वो एक तो इन लोगों को जो है वो इनका कोटा हो कि इनको जॉब्स मिले, और अगर जॉब्स वो इनको दे रहे हैं तो इनकी सारी जो कैपेसिटी है उसको भी जो है ना वो इनकी जो व्हील चेयर्स और इनकी जो बाकी ज़रूरियात है वो भी इदारे जो हैं वो पूरी करें। अच्छा सलमान, हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि मुझे एक बहुत बड़ा नाम याद पड़ता है स्टीफन हॉकिंग का। हमने देखा कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के साइंटिस्ट रहे और वो भी एक व्हील चेयर पर थे, खास मखसूस किस्म की एक व्हील चेयर उनके लिए बनाई गई जिसके जरिए वो अपनी जो ख्यालात थे उसको कम्युनिकेट करते थे। तो क्या पाकिस्तान में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो टैलेंट जो कि फिलहाल तो माजूर है, जिसके पास वो वसाइल नहीं है कि जो आगे पहुंच सकता है, लेकिन क्या इस तरह का हाई टेक जो एक सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व करके हम इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसके जरिए जो टैलेंट है, जो लोगों के पास, जिसे आप कह सकते हैं कि जो इल्म है, वो लोगों के साथ शेयर कर सकें और पाकिस्तान इस हवाले से भी कुछ तरक्की कर सके? जी बिल्कुल, जो आपने जिस तरह ये मिसाल दी है ना, ये बहुत अच्छी मिसाल है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा इसमें कि ये जो वो लोग हैं कि जिनकी पोटेंशियल को आज तक चेक किया ही नहीं गया, ये वो सोना है जो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसको तवज्जो ही नहीं देते क्योंकि हम समझते हैं क्योंकि ये डिसेबल्ड हैं तो इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये बहुत स्मार्ट और हमसे ज़्यादा इनकी जो हिस्स है वो अवेयरनेस की वो हमसे ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये डेफिनेटली एबल्ड लोग हैं, ये माजूर लोग नहीं हैं, इनकी अपनी कैपेसिटीज़ हैं जिनको एनहांस करने की ज़रूरत है। तो इनकी जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स हैं, जिसमें इसमें इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए कोर्सेज हैं, वो सब हमें इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है ताकि हम 15-20 साल बाद इस स्टेज पे आ जाएं कि जो हमारे बच्चे इस वक्त हैं इस तरह की पोजीशन में, वो जब बड़े हों तो वो उनकी वो कैपेसिटी इतनी डेवलप हो गई हो कि वो जॉब्स भी कर सकें, वो अपने बिजनेस कर सकें और वो एक प्रॉपर तरीके से एज अ पाकिस्तानी सिटीजन इस सोसाइटी की जो बेटरमेंट है उसमें अपना वो किरदार अदा कर सकें। लेकिन वो तब ही होगा जब हुकूमत उसको इनिशिएटिव लेगी और फॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्योंकि इनिशिएटिव ले लिया है तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द आपको चीज़ें जो हैं वो बदलती भी नजर आएंगी। सही, बहुत शुक्रिया आप अपना वक्त निकालने के लिए। बहुत खुशी होती है इस किस्म के इकदाम होते देखकर। सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म से। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने PTV न्यूज़ को अपना वक्त दिया। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई है। अब खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कहना है कि असल मुस्तहकीन तक वफाकी हुकूमत की सब्सिडी शफाफ अंदाज से मुंतकिल करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाहौर और इस्लामाबाद के हर सुपर मार्केट, स्टोर और मिनी मार्केट पर POS काउंटर्स की तादाद बतदरीज बढ़ा रहे हैं। तमाम जोनल मैनेजर्स को यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए वाटर कूलर, टेंट, कुर्सियां और पंखे की फराहमी के लिए पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और ICT से राब्ता करने की ताकीद भी की गई है। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर वफाकी हुकूमत की सब्सिडी के तहत 1500 से ज़ायद मयारी अशिया आम मार्केट की निस्बत बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह पीर महल में भी कम आमदनी वाले अफराद को महंगाई में रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले पर 300 रुपये, घी पर 250 रुपये, चावल पर 45 रुपये, जबकि दालों पर 20 रुपये और चीनी पर 15 रुपये फी किलो तक का रिलीफ दिया जा रहा है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नोमान चौधरी अपनी सपोर्ट में। कम आमदनी वाले अफराद को महंगाई में रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम पीर महल के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दाल, घी, चीनी और चावल में बराह रास्त सब्सिडी देकर आम मार्केट की निस्बत जो है वो कम कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। घी, चीनी सिर्फ ये नहीं है, चाय, साबुन, सर्फ, इन्हें तो भी काफ़ी यानी कि राहत है। रिलीफ पैकेज के तहत आटे के थैले की कीमत 1100 से कम करके 800 रुपये, चीनी 85 रुपये से 70 रुपये और चावल जो है 45 रुपये रायत के साथ 155 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि घी की कीमत आम मार्केट में 550 रुपये है, जबकि
यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी जो चीज़ें उनके ऊपर सब्सिडी दी गई है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। यूटिलिटी स्टोर ते सामान बहुत अच्छा मिल रहा है, हर चीज मौजूद है ते दूसरा अपने चीनी ते के हर चीज लग रही है, हर चीज जी मिल रही है। सवेर की काफ़ी रश है वैसे तो सवेर की हर चीज़ मिल ही जाती है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आवाम को खाने पीने की सस्ती चीज़ें फराहम करने में कोशा हैं। कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे आवाम को रिलीफ मिला है। वफाकी हुकूमत महंगाई में आवाम को रिलीफ देने के लिए कई इकदाम कर रही है। शहरियों को महंगाई से रिलीफ देने के लिए खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें हफ्तावार बाजारों में कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद के शहरी इन बाजारों से सस्ते दामों सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ें खरीद रहे हैं। तफसील जानेंगे आप मोहम्मद अमनान की रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत महंगाई में आवाम को रिलीफ देने के लिए कई इकदाम कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी देने के साथ गरीब, सफ़ेद पोश और मुतवसत तबके को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इतवार बाजारों में सब्जियां और फल आम बाजारों से 30 से 40% कम कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं, जबकि आवाम के लिए सस्ते आटे की सहूलत भी इतवार बाजारों में दी जा रही है। कीमतों का फर्क है कि मार्केट की निस्बत यहाँ पे थोड़ी रियायत मिल जाती है। हुकूमत की तरफ से जो सस्ता बाजार लगाया गया है, यहाँ पे कम से कम कमी पेशी 15 से 20 रुपए का रेट का फर्क महसूस होता है बंदे को। इतवार बाजारों में आलू और प्याज भी आम मार्केट से 15 से 20 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त हो रहा है। इसलिए शहरी हफ्ता भर की सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए इतवार बाजारों को तरजीह दे रहे हैं। ये आलू मैं बेच रहा हूँ 48 रुपए किलो, ये रेट है वो रेट लिस्ट पड़ा हुआ है। बाहर 60 रुपए किलो बिक रहा है, यहाँ पे 12 रुपए फर्क है। हर चीज पे 4-5 रुपए का फर्क है। सस्ता बाजार का यही फायदा है सर। वफाकी हुकूमत की तरफ से इतवार बाजारों में सब्जियों और फलों की रियायती कीमतों पर फरोख्त के साथ क्वालिटी को भी यकीनी बनाया गया है। इतवार बाजारों में कम मुनाफा पर चीजों की फरोख्त से हुकूमती इकदाम को अवामी पजीराई मिल रही है। शहरियों का मानना है कि महंगाई के इस शदीद मौसम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किए गए रिलीफ के ये इकदाम आम आदमी के लिए हवा के झोंकों से कम नहीं। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे। और नाजरीन, ना सिर्फ ये कि रिफाई कामों के लिए सस्ते बाजार लगाए गए हैं, बल्कि आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ जो है वो फराहम किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो अशिया हैं वो रियायती कीमतों पर दस्तयाब हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सज्जाद अहमद अब्बासी, एरिया मैनेजर हैं यूटिलिटी स्टोर इस्लामाबाद के। उनसे इस हवाले से कुछ बात करेंगे। सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया है, क्या समझते हैं इसके खत्म करने से खरीदारों के लिए कुछ आसानी हुई है? जी हाँ, अब खरीदारी आसान होगी, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड मैसेज आने में टाइम लगता था और अब हर कस्टमर खरीदारी के लिए अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा हर कस्टमर को। सही, ये भी बताते चलेगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली जो सब्सिडी है शफाफ अंदाज में सारिफीन तक मुंतकिल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? जी, जो सब्सिडी है शफाफ अंदाज से सारिफीन तक पहुँचाने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई है, POS मशीन में कस्टमर का शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर का इंदराज होगा, जिसकी वजह से एक कस्टमर महीने में सब्सिडाइज जो आइटम है वो लिमिट के मुताबिक खरीद सकेगा। अच्छा सज्जाद साहब, ये भी बताएं कि आजकल जो मौसम है उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद किस्म का मौसम है। कभी जो है वो बारिश बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है और अमूमी तौर के ऊपर धूप बहुत तेज़ होती है और दिन के औकात में लू भी अक्सर चल रही होती है। तो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर हम अक्सर देखते हैं कि लंबी लाइनें होती हैं, तो सार्फिन के लिए कुछ मजीद सहूलतें भी क्या वहाँ पर उन्हें फराहम की गई हैं? जी, हमने सार्फिन की सहूलत के लिए लाइनों में खड़ा होने से बचने के लिए मुल्क के तमाम जो यूटिलिटी स्टोर हैं उनमें सुपर मार्केट और मिनी मार्केट में काउंटर की जो तादाद है उनको हमने बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा स्टोर के बाहर हमने टेंट लगा के कुर्सियां लगाई हैं, वाटर कूलर रखे हैं, पंखे लगाए हैं, ताकि वो वहां बैठकर आसानी के साथ खरीदारी कर सके। सही, बहुत शुक्रिया। एरिया मैनेजर यूटिलिटी स्टोर इस्लामाबाद सज्जाद अहमद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने PTV न्यूज़ को अपना वक्त दिया। नासिक, कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि आज सूबा सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से जहां पहले मरहले में 14 अजला में पोलिंग मुकम्मल होने पर गिनती का अमल जारी है। सिंध के अजला घोटकी, सक्खर, खैरपुर, जेकबाबाद, कश्मोर, शादात कोट, लाड़काना, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगढ़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। यूनियन काउंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुश्तरका उम्मीदवार के लिए बहरास्त इंतखाब होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
आपको बताते चलें कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का माहौल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और माहौल बिल्कुल गर्म है, और इस हवाले से जो कार्रवाई होती है, जो पोलिंग के लिए वक्त मुख्तस किया जाता है, वो वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तमाम लोग जो है वो अपना वोट पोल कर चुके हैं। सुबह सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं जहाँ पर पहले मरहले में 14 अजला में पोलिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। अगर इनके अजला की बात की जाए कि जहाँ पर ये पोलिंग हुई उनमें घोटकी शामिल है, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, किशमोर, कमर शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर, नौशहर फेरोज, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकन वो इलाके हैं जहां पर पोलिंग हुई है। और शाम 5 बजे तक पोलिंग के लिए वक्त था जो कि बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। और इसी हवाले से कुछ मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और शिराज अली डहरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जो हैं वो जानते हैं। शिराज, बताइएगा ओवरऑल इलेक्शन आज कैसे रहे? 14 अजला में पोलिंग हो रही थी, आपने वहाँ पर मौजूद थे, ग्राउंड को भी देखा होगा, ग्राउंड की वजह सूरत हाल थी उससे भी आप आगाह होंगे, हमें ज़रा आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। जी शिराज। जी, बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरला था उसमें सिंध के 14 अजला और 4 डिवीजन्स में आज इंतखाबात का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ है और पुरअमन तौर पर जो है ये तमाम इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो आज सारा दिन जारी रहे। सुबह 8 बजे से लेके जो है शाम 5 बजे तक पोलिंग जो है इन 14 अजला में जारी रही। और मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताता रहूं कि इक्का तुक्का कुछ वाक़यात जो है घोटकी में, ज़िला कश्मीर में और सांगड़ में कुछ पेश आए थे जहां थोड़ी देर के लिए पोलिंग बंद हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा वहां पोलिंग का आगाज़ किया गया। उसके अलावा ओवरऑल जो सिचुएशन तमाम अजला की है जिसमें सांगड़, नवाबशाह, नौशहर फेरोज, सक्कर, लाड़काना, घोटकी, खैरपुर और दीगर अजला शामिल हैं, उसमें पुरअमन तौर पर तमाम जो इलेक्शन का जो मरहला था वो मुकम्मल हो गया है और वोटों को हमने जो है वो टर्न आउट भी अच्छा देखने को मिला है। जिस तरह रिज़ल्ट अभी आना शुरू हो गए हैं तो उसमें टर्न आउट जो है काफ़ी जो अच्छा नज़र आ रहा है, जिस तरह लोगों ने यहाँ पे वोट कास्ट किया। ओवरऑल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, तमाम तर जो जितने भी इलाके थे वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी थी। और खुसूसी तौर पर मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि यहाँ पे पार्टीज़ का मुकाबला था जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, GDA, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरे जो जमातें हैं उनका मुकाबला था आपस में। और जो यहाँ सिचुएशन इस तरह है कि ज़्यादातर जो मैं आपको बताऊँ कि जो इंतखाबात के जो रिज़ल्ट के नताइज हैं वो पीपल्स पार्टी के हक़ में थे, क्योंकि जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूनियन कमेटीज़ और जो जनरल काउंसलर हैं उनमें 700 से ज़्यादा जो हैं वो जो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं इन तमाम अजला में, जिनमें जैकबाबाद सर फहरिस्त था जहाँ पे 22 जो है 22 से ज़्यादा नशिस्तें पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हुई, कंदकोट में, लाड़काना में। तो ये सिचुएशन यहाँ जो है वो सिंध में रही और तमाम अजला में रही और पुरअमन तौर पर जो ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। अच्छा शिराज, ये भी बताते चलिएगा कि यहाँ जहाँ पे पोलिंग हुई है वहाँ पे दूर उफ्तादा इलाके भी इसमें शामिल हैं। ख़वातीन का अगर बिलखुसूस हम बात करें, क्योंकि मैंने फुटेजेस के अंदर भी देखा कि ख़वातीन की तादाद कुछ मुझे नज़र आई है, अगर सिर्फ हम ख़वातीन की बात करें तो क्या टर्न आउट जो है वो रहा यहाँ का? जी, 3 अजला में तो 4 अजला में तकरीबन मैंने ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस के मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा किया, जिसमें मीरपुर ख़ास था, नवाबशाह के थे, नौशहर फेरोज़ के करीब के थे। तो इनमें जो टर्न आउट हमने देखा ज़्यादातर तो ख़वातीन का अच्छा टर्न आउट था और काफ़ी रश हमें नज़र आया और बड़ा जो है डिसिप्लिन भी हमें नज़र आया। ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस पे ख़वातीन ने काफ़ी जो है शिरकत की है इस जो वोटिंग के अमल में और बल्दियाती इंतखाबात में। तो ख़वातीन का जो है हमने जोश देखा, जज्बा देखा, उनकी ज़्यादा शिरकत हमें नज़र आई कि उन्होंने वोट अपना कास्ट किया और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है उस पोलिंग स्टेशंस में तमाम बेहतर माहौल हमें नज़र आया। ख़वातीन के साथ साथ जो मर्द पोलिंग स्टेशंस थी वहाँ भी काफ़ी अच्छा जो है वो माहौल रहा। अगर मैं आपको मज़ीद टोटल यहाँ की सिचुएशन इन अजला की बताऊँ तो अगर लाड़काना से हम शुरू करें तो लाड़काना में क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे जिन पार्टीज़ का मुकाबला था उसमें GDA है, GDA के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ ऑलरेडी जीत चुके हैं। लाड़काना इत्तेहाद है वहाँ पे, उनमें एक्सपेक्ट है कि सख्त मुकाबला होगा। इसी तरह अगर हम घोटकी की बात करें तो घोटकी में जो है मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि वहाँ महर ख़ानदान है जिसमें सरदार अली खान जो है अली मोहम्मद खान महर और जो दूसरे महर हैं वो आपस में ही जो है उनका मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA के प्लेटफार्म से।
सही, बहुत शुक्रिया शिराज अली डाहरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने हमें अपडेट किया। इसी हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। सूबा सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तमाम निगरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कराची में भी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का अमल जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने मुख्तलिफ अजला में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इंतखाबी अमल का जायजा लिया। इंतखाबात के दौरान पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी के फराइज अदा कर रहे हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के जिन अजला से शिकायत मौसूल हुई वहाँ फौरी तौर पर एक्शन के बाद इंतखाबी अमल दोबारा शुरू करवा दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर किसी भी खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोलिंग स्टाफ तमाम पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और पोलिंग का अमल खुशूसलूबी से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में सूबाई असेंबली के हल्का PK7 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए आज सुबह पोलिंग 8 बजे शुरू हुई और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। इस सूबाई सीट पर ANP और PTI के उम्मीदवार आमने सामने थे। इस ज़िमनी इलेक्शन में दिलचस्प बात यह थी कि अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हुसैन अहमद खान के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी समेत छोटी बड़ी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और सब ने ANP के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। इस हल्के में 2018 के आम इंतखाबात में ANP के वकार खान कामयाब हुए थे, जो दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे थे। उनकी वफात के बाद यहाँ आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ। कुछ मजीद खबर शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। हम वो कौम है जो हमेशा अपने वादों की पासदारी करती है। उस्मानी, जिस दिन अपने घुटने टेकेंगे उस दिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। तहसीन पाशा को अगवा किया है तो मालूमात पहुंची होंगी उन तक। तहसीन पाशा को ले आओ, ले जाओ अपने मालिक को। आपकी क्या ख्वाहिशात हैं बताइए। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी। वापस जाओ मुराद अफंदी। कैदियों के बारे में सिफारत खाने को ये इख्तियार हासिल है। ये है उन लोगों की हस्तियात। चाहो जो कर लो, एक लफ्ज नहीं कहूंगा मैं। दूर हो जाओ हमारी नजर से। हम आपसे माफी की भीख मांगने आए। कमालुद्दीन को गोली मारी है क्योंकि हम चाहते हैं उन्हें। सिर्फ आप ही नहीं, कमालुद्दीन पाशा भी हमारी सजा के हकदार है। कमालुद्दीन को माफ कर दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं। आप और कमालुद्दीन सजा की समझ से नहीं बच पाएंगे। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल।
वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में जुल्म व तशद्दुद के शिकार अफराद की हिमायत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसका दायरा कार इतना वसी है कि जिस्मानी, माशी, नफ्सियाती इस्तेहसाल के अलावा अपनी सोच को मुसल्लत करना या फिर जुल्म करके किसी की शख्सियत, सोच और तशख़्ख़ुस को भी बर्बाद करना तशद्दुद ही कहलाता है। इसी हवाले से देखिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट। तशद्दुद के लफ्जी माना तो जबर, ज्यादती, सख्ती या फिर तासुब के हैं, लेकिन तशद्दुद की कोई एक किस्म नहीं है। या आप सिर्फ मार पीट को तशद्दुद नहीं कह सकते। जिस्मानी तशद्दुद के साथ मुआशी और नफ्सियाती इस्तेसाल भी तशद्दुद के जुमरे में आता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं जो निज़ाम तशद्दुद को कबूल करता है उसको गिरा देना चाहिए। जब आप कोई भी शख्स एक विक्टिम बनता है या वो उस तशद्दुद का शिकार होता है तो उसकी जहनी हालत भी मुतासिर होती है, जहाँ पर फोबियाज, पैनिक अटैक और फिर उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। आपने देखा होगा कि वार एरियाज़ के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो जहनी तौर पे इस हद तक मुतासिर होते हैं कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ही वापस नहीं आ पाते। रियासती तशद्दुद भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। कश्मीर में जारी भारतीय फौज के जुर्मो बर्बरियत और तशद्दुद का शिकार अफराद जिंदगी भर खौफ का शिकार हो जाते हैं। 1990 में जब हम तारीख़ आज़ादी के सिलसिले में पाबंद सलासल हुए तो जो हमारे साथ तशद्दुद किया गया, हमारे जिस्म के दाग, जब हम आज भी वो दाग देखते हैं, आज भी हमें जब वो याद आती हैं, वो बातें याद आती हैं तो हमारा जिस्म आज भी कांपता है। अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि कश्मीरी सबसे ज़्यादा तशद्दुद के शिकार है। भारत ने हर किस्म के जुल्म, जबर, मॉलेस्टेशन, जलाओ, गहराव यानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की ज़िंदगी को अजीरन बनाया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन समेत कई दीगर ममालिक में खुल्लम खुल्ला या मख्फी तौर पर जुल्म और तशद्दुद जारी है, जिसकी रोकथाम के लिए मुस्लिम उम्मा को सर जोड़कर इज्तिमाई कोशिशें करना होगी ताकि मुसलमान पुरअमन तौर पर जिंदगी गुजार सकें। तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में आज भी तशद्दुद किसी न किसी सूरत में जारी है, जिसको रोकना माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तशद्दुद के मुतासरीन की हिमायत में आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तमाम लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल हैं और इंसानी वक़ार बुनियादी हुकूक में से एक है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है और गैर कानूनी भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इसकी सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जहाँ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से लोगों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी और मुतल्लिका इदारे तशद्दुद को रोकने, मुतासिरीन की बहाली और उनको इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा मसरूर, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे मजीद कुछ इस हवाले से बात कर लेते हैं। तशद्दुद का आलमी दिन है आज। माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से ख़वातीन के जहनी दबाव, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घरों के अंदर चार दीवारी के अंदर तशद्दुद का शिकार होती हैं। समटाइम्स वर्बल अब्यूज़ होता है, समटाइम्स उनकी इतनी नफ्सियात मुतासर हो जाती है कि वो बहुत मुश्किल के अंदर आ जाती हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और ये वाकई एक बहुत अहम मौजू है जिस पे ज़रूर हमें बात करनी चाहिए। ये जो तशद्दुद है, अब आजकल उसके वाक़यात ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। उसकी कुछ वजह तो ये भी है कि जो हमारे माशरे में मुआशी या हर लिहाज से जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है, तो लोगों को आम तौर पे कोई अच्छा या हेल्दी कोई मैकेनिज्म समझ नहीं आता, जिसकी वजह से घरों के अंदर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर मुतासिर जो है वो इससे ख़वातीन होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो डिपेंडेंट होती हैं और उनको बाकी चीज़ें भी, घर का माहौल और वो सारा मुनासिब तरीके से चलाना होता है। तो बाद दफ़ा ख़वातीन दबाव में आ जाती हैं और वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो इस तरह से बात करें या ओपनली डिस्कस करें या फिर किसी तरह से रिएक्ट करें तो इसके असरात उनके घर के माहौल के ऊपर भी आ सकते हैं। तो अब ये जिस तरह से हमारे यहाँ अवेयरनेस फैल रही है, लोगों को इसका अंदाज़ा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है कि हर बंदे की इंफॉर्मेशन में होना चाहिए, जो तशद्दुद करता है या जो तशद्दुद का शिकार होता है, दोनों को अपने जहन में क्लियर होना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बढ़ता हुआ असर जो है वो माशरे को तबाह कर सकता है और घरों का माहौल भी ख़राब हो सकता है और आने वाली नस्लों के ऊपर भी इसके मनफी असरात हो सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम जब तशद्दुद की बात करते हैं और अमूमी तौर के ऊपर हमने देखा है कि जब तशद्दुद की बात की जाती है तो इससे मुराद जो है वो मार पीट ली जाती है, और फिर जो हमारे जो सेक्टर, जैसे आपने कहा कि ख़वातीन अमूमी तौर के ऊपर उनको लिया जाता है कि ख़वातीन के ऊपर ही तशद्दुद हो सकता है, लेकिन जब हम तशद्दुद की बात करते हैं तो एक जर्नल टॉपिक है तशद्दुद, और उसके अंदर बच्चे भी आ सकते हैं, मर्द भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं, ख़वातीन भी ऑब्वियसली उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले तशद्दुद की एक डेफिनेशन जिसके अंदर तशद्दुद जो है वो पूरा उतरता हो वो हमें और हमारे नाज़रीन के लिए एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दीजिए, ताकि उसके ज़रिए हमें ये इल्म हो सके कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, वो ज़हनी भी हो सकता है, और अगर जिस्मानी है तो वो फिर किस नौइयत का और किस हद तक जो चीज़ होगी उसको हम तशद्दुद कैलकुलेट कर सकेंगे। जी, तशद्दुद जो है वो एक रवैये को कहा जाता है जो आम तौर पे कमज़ोर की तरफ डाला जाता है, या जहन में ये समझा जाता है कि जो कमज़ोर है उसके ऊपर ये दबाव डाला जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि फिजिकल भी होता है और ये इमोशनल तशद्दुद भी है। आजकल लोगों को अंदाज़ा है कि इमोशनल तशद्दुद ये है कि जब आप किसी के जायज़ हकूक़ की या बात करने की या एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी बात को कह सकें या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। और यकीनन जब हम घर में माहौल की बात करते हैं तो ख़वातीन के ऊपर जब जहनी दबाव आता है, फिजिकल तो चलें ये कि नज़र आता है, लेकिन बाद दफ़ा इमोशनल तशद्दुद जो है वो नज़र उस तरह से नहीं आ रहा होता, लेकिन वो निकल रहा होता है इंसान की शख्सियत में, किसी न किसी तरह से मनफी असरात डाल रहा होता है बच्चों पर भी और माहौल के ऊपर भी। और ये ओवरऑल अगर घर में कोई इस तरह का माहौल है जिसके अंदर कोई तशद्दुद कर रहा है, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी, या कोई और भी हो सकता है घर में, तो उसकी वजह से पूरे का पूरा ख़ानदान जब अपनी बात का इजहार नहीं कर सकता, अपने तरीके से किसी बात को समझा नहीं सकता, तो उसके बहुत दूररस असरात होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग असरात होते हैं, क्योंकि तबीयत भी दबती है, इंसान एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और भी बहुत सारी ज़हनी कैफियत का शिकार हो सकता है। तो डेफिनेशन तशद्दुद की ये है कि वो ऐसा रवैया जो अपनाया जाता है आमतौर पे ये जहन में रख के कि अगला कमज़ोर है और उस पर कोई ना कोई असर डाला जा सकता है, और अपनी कोई कमी हो गई, अपनी कोई ऐसी तबीयत के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ है जिसको दूसरे पे आराम से निकाला जा सकता है, जैसे गुस्सा है। अब गुस्सा आता है तो आमतौर पे लोग जो हैं वो फिजिकल भी हो जाते हैं और दूसरी तरह भी इमोशनली भी लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं कि कोई सर ना उठा सके या आगे से जवाब ना दे सके। तो घरों के अंदर इमोशनल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और पाकिस्तान के माशरे में हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं कि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि वो बात तो ज़रूर अपनी कर रहे हैं और अपनी तरफ से हो सकता है वो डिसिप्लिन कर रहे हों, अपनी तरफ से अच्छी कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रही हों, लेकिन वो तशद्दुद की फॉर्म ले रहा होता है। तो ये जो दबाव है इसको तशद्दुद कहते हैं, जो फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है। सही। ये भी बताते चलिए कि आज असल में मनशियात का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स तशद्दुद करते हैं, और बहुत सारे जो है वो लोग उनके तशद्दुद का शिकार होते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इसी तरह ही होता है कि जो लोग आमतौर पे ड्रग्स करते हैं और उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए कोई चेक नहीं होता या कोई ज़रिया नहीं होता कि इन चीज़ों को देखा जा सके, तो ऐसे लोग आमतौर पे घरों के अंदर इसी तरह है कि मारपीट भी करते हैं, लोगों को दबाते भी हैं, कोई जायज़ चीज़ भी चल रही है, किसी को इनकरेज करना है या डे रूटीन भी चलानी है, तो वो अपने ड्रग के इफेक्ट में उसको चला नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो हमारे यहाँ ये अच्छा भी नहीं समझा जाता कि अगर घर के अंदर, ये भी एक टाइप ऑफ तशद्दुद है कि जब घर में कोई इस तरह का शिकार हुआ हो, ड्रग्स का शिकार हुआ हो, तो अब ये भी है कि किसी को पता भी ना चले, लोगों को भी नहीं बताना, ख़ानदान में भी नहीं बताना, क्योंकि इसके जो है वो नेगेटिव लोग क्या सोचेंगे और इस तरह की चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि चीज़ पहले से ज़्यादा बढ़ती है, और तशद्दुद में जो कि इमोशनल भी है, फिजिकल भी है, उसका लोग ज़्यादा शिकार होते हैं। और जाहिर सी बात है जो ड्रग ले रहा होता है या जो मनशियात का शिकार होता है, जब वो इसके असर में होता है, जब कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड होता है, तो उसको ये पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहा है, और उसको बाद में जब इस चीज़ का अंदाज़ा होता है तो फिर मतलब चीज़ काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी होती है। तो आमतौर पे ये अवेयरनेस फैलाई। बहुत शुक्रिया। उस्मा मसरूर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, डॉक्टर उस्मा मसरूर, और माहिर नफ्सियात हमारे साथ लाइन पर थी। जी, कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। जी, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स शाहज़ेन बुगटी ने लाहौर में मुलाकात की है, और इस मुलाकात में बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन को मज़ीद मरबूत बनाने और मनशियात फरोशों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और स्मगलर्स की सरकोबी के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इस मौके पर शाहज़ेन बुगटी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज की अवामी रिलीफ के इक़दामात की तारीफ करते हुए ये कहा कि नौजवानों को मनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाए अमल तय किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नई नस्ल की रगों में मनशियात का जहर घोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत मनशियात फरोशी के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मनशियात स्मगलर्स की सरगोपी के लिए तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा और मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम का दायरा बढ़ाना होगा। मनशियात एक तवील अरसे से इंसानी माशरे को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, जिससे न सिर्फ लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही है, बल्कि ये माशी गुर्बत, समाजी माहौल को जहर आलूद करने, गैर कानूनी सरगर्मियों और जराइम को जन्म देने का सबब भी बन रही हैं। रिपोर्ट करेंगे फहद जावेद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि हर गुजरते बरस के साथ नशा करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो आलम इंसानियत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में नशा इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 60 लाख से जायद है, जिनमें से 40 लाख अफराद हेरोइन का नशा करते हैं। दुनिया भर में 25 से 65 साल की उम्र के 35 करोड़ अफराद किसी न किसी नशे की लत में लगे हुए हैं। दुनिया भर की तकरीबन 7 अरब की आबादी में 3.5 अरब अफराद की उम्र 65 साल के दरमियान है। दुनिया की आबादी के 7% हिस्सा नशे की लत का शिकार है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर ANF, कस्टम, एक्साइज समेत 27 एजेंसियां मंशियात के खिलाफ फाल हैं। पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली मंशियात का 7% एंटी नार्कोटिक फोर्स पकड़ती है, जबकि बाकी 40% मंशियात दीगर 23 इदारे पकड़ते हैं। लेकिन इन तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद ये जहर तेजी से माशरे की रगों में उतरता जा रहा है। इदारों के साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि नशे के आदी अफराद की बहाली को यकीनी बनाया जाए और खास तौर पर नौजवान नस्ल को मंशियात के तबाहकुन नशे से दूर रखा जाए। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे और खेल के हवाले से आपको बताएं कि दौरा श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप रावलपिंडी में शुरू हो गया है। पहले रोज खिलाड़ियों ने नेट सेशन में हिस्सा लिया और लेग स्पिनर यासिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं सिशान कुयूम। मिशन श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। टीम का तरबियती कैंप पिंडी स्टेडियम में लगाया गया है। 7 रोजा कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों ने वार्म अप एक्सरसाइज की, बाद में क्रिकेटर्स ने नेट प्रैक्टिस की और खूब पसीना बहाया। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेग स्पिनर यासिर शाह ने कहा कि टेस्ट स्क्वाड में वापसी पर खुशी है, हर फॉर्मेट खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया अपने प्लेयर्स के साथ, नेट करके बॉलिंग करके। इससे पहले हमारा कैंप लगा हुआ था NHP से, मैं तकरीबन 1 महीने का कैंप था और उसमें मैंने सारी कोशिश की कि अपने बॉलिंग पे, अपने एक्शन पे और मुशीबे के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्क किया उस पर। तो यही मैंने कोशिश यही की जो वहाँ पे जो कंडीशन है श्रीलंका में, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ। कैंप के दूसरे और तीसरे रोज क्रिकेटर्स वार्म अप मैच खेलेंगे। काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ मोहम्मद रिजवान, अजहर अली और शान मसूद तरबियती कैंप में शिरकत नहीं कर रहे। वो श्रीलंका रवानगी से कबल स्क्वाड को लाहौर में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 7 रोज तक जारी रहेगा, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी इकट्ठे होकर लाहौर से श्रीलंका के लिए 6 जुलाई को उड़ान भरेंगे। जिशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 से का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सदफ अली खान और शाहिद नसीम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए PTV न्यूज़।